हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। बजट इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस बिल 2021 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसके जीएसटी पे क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, मैं उसको भी क्लॉज बाय क्लॉज इस वीडियो में कवर नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि उसका इम्पैक्ट आप पे क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग अब कम्प्लीटली चेंज करनी पड़ेगी, और अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, मैं सिर्फ उतना आपको बताऊंगी। अगर आप ये चैनल या ये वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसका इम्पैक्ट आप पे क्या होने वाला है। सो जीएसटी जो कि एक वैल्यू एडिड टैक्स ही है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जब सेल्स पे टैक्स पे करते हैं, कलेक्ट हम लोग पूरा करते हैं, लेकिन जब हमें पेमेंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने परचेज पे टैक्स पे किया होता है उसको हम लोग लेस करके बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 200 रुपये की सेल की, उस पर 18% के रेट से आपका 36 रुपये का टैक्स आया, तो मैं 36 रुपये कलेक्ट तो करती हूँ, लेकिन 36 रुपये में गवर्नमेंट को पे नहीं करती, क्योंकि उसी को परचेज करने में, मान लीजिए मैंने उसको 100 का परचेज किया था, तो उस वक्त जो मैंने 18 रुपये का टैक्स दिया था, उस 18 रुपये के टैक्स को मैं उसमें से लेस करके बैलेंस 18 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती हूँ। तो एक तरीके से मैंने पूरे 36 रुपीज़ ही दे दिए, तो 18 मैंने परचेज करते हुए दिए और फिर मैंने बैलेंसिंग बाद में दे दिया। इसी को हम लोग वैल्यू एडिशन बोलते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन पे टैक्स देना। तो जितना मेरा मार्जिन था एक तरीके से उस पर मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया। अब ये जो हम लोग परचेज के टैक्स को लेस करते हैं इसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो किसी भी वैल्यू एडिड टैक्स की जो जान है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वही इंश्योर करता है कि हाँ जो वैल्यू एडिड का फीचर है उस पर्टिकुलर टैक्स के अंदर वो इंश्योर रहे। तो अब जीएसटी में सबसे बड़ा चेंज क्या हो गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, एक बहुत लंबी लिस्ट है प्रोविजंस की, कि आपको सेक्शन 16 की प्रोविजंस कंप्लीट होनी चाहिए, 1 के 2 के 3 के 4 के, वो आपको सारे देखने होते हैं। सेक्शन 17 1 2 3 4 5 6 सारा आपको चेक करना है। देन सेक्शन 18 वो आपको पूरा चेक करना है। देन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, रूल 36(4) वो आपको चेक करना है। बाकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी रूल्स अगर है तो वो आपको चेक करना है। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर सकती है, रूल 86(a)। और अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप 100% टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि 1% कम से कम आपको कैश से पे करना पड़ता है, 86(b). तो ये हमारी एक समरी थी इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस की। तो ये सिर्फ प्रोविजन थे, अब उनका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगी बिना आपको लॉ के अंदर या उसको गो थ्रू कराए हुए। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी तभी आएगी जब आप ये सारी कंडीशन पूरी करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर बिल होना चाहिए, वैलिड टैक्स इनवॉइस। वैलिड टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है, उसमें आपका जीएसटीएन लिखा हो, आपके सप्लायर का भी जीएसटीएन लिखा हो, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा हो, आपका एड्रेस लिखा हो, आपके सप्लायर का एड्रेस लिखा हो, साथ में उस पर जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो, और अब 1 अप्रैल के बाद से एचएसएन कोड भी उस पर मेंशन किया जाना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से सारे ही लोगों को एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपको वो सारी डिटेल्स के साथ इनवॉइस मिलना चाहिए। सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो बिजनेसमैन करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि अधिकतर लोगों को जब हम नया स्पेशली बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग को टैक्स इनवॉइस काटना ठीक से नहीं आता। तो इसलिए उसके फॉर्मेट का आपको बहुत ध्यान रखना हो, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट पे ही टैक्स इनवॉइस इशू किया हो आपने भी और आपके सप्लायर ने भी। तो हो सकता है कई बार उसने आपको टैक्स इनवॉइस तो दिया बट उसमें कुछ चीज़ मिस कर दी, आपका जीएसटी गलत डाल दिया, उसका फॉर्मेट उसने ठीक नहीं है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी वो ठीक नहीं है। तो ध्यान रखना, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट गया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर आपके सप्लायर की जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर है तो ध्यान रखिए टैक्स इनवॉइस के साथ में उसको ई इनवॉइस भी इशू करना है। तो ई इनवॉइस इशू नहीं करना ऐसा माना जाएगा जैसे कि टैक्स इनवॉइस इशू किया ही नहीं गया। तो यहाँ पे आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, आप किसी बड़े सप्लायर से अगर कुछ परचेज कर रहे हैं, तो जो लोग ट्रेडर्स हैं, बड़ी कंपनियों से उनका प्रोडक्ट लेके सेल करते हैं, जैसे आप प्लाईवुड इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, वैसा आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ई इनवॉइसिंग की जो प्रोविजन है वो उन्होंने फुलफिल की हो, क्योंकि अगर आपके पास एक वैलिड इनवॉइस नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी आपकी खत्म। नेक्स्ट, वो टैक्स इनवॉइस उसने आपको ना सिर्फ इशू किया हो बल्कि जब वो अपनी जीएसटीआर1 यानी कि जो सेल्स की रिटर्न है, जिस रिटर्न में हम अपनी सारी सेल्स दिखाते हैं एक एक इनवॉइस एंटर करके कि भाई इतना इतना मैंने इस रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया। मैं B2C सेल को डिस्कस ही नहीं कर रही क्योंकि B2C सेल में इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी नहीं होती। तो उस रिटर्न के अंदर आपका जो टैक्स इनवॉइस उसने ठीक ठीक काटा था, वो इनवॉइस उसने ठीक ठीक एंटर भी किया हो। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक काटा भी हो, ठीक ठीक एंटर भी किया हो। अगर उसने अपने रिटर्न में गलत एंटर कर दिया तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो आप बाद में ये नहीं कह सकते देखो मेरे पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है, वो बोलेंगे आपके रिटर्न में नहीं आया ना तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके लिए जो सेक्शन 16(2) था उसको अमेंड किया गया है। पहले
भी सेक्शन 30 रूल 36(4) उस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता था कि आपका जो अपलोडेड इनवॉइस है आपको उसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी होगी, 5% तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन अब सेक्शन 16 को अमेंड करने के बाद काफ़ी लोग क्योंकि क्वेश्चन करते थे कि अल्ट्रा वायरस है तो ये तो होना नहीं चाहिए प्रोविजन, ये वो, तो सबको उन्होंने खत्म करके लॉ को चेंज करके उसके अंदर इंसर्ट कर दिया कि भैया आपका वैलिड इनवॉइस जो है वो उसने अपलोड भी किया हो और आपको कम्युनिकेट भी किया हो कि वो अपलोड हो गया है, तभी मतलब कम्युनिकेट में यहाँ पे कुछ अलग से नहीं करना। जब वो अपलोड करते हैं तो 2A में है और 2B में आपको खुद ही दिख जाता है, तो वो ही कम्युनिकेशन है, मतलब आपको पता चल गया, तो वो भी उसके अंदर होना चाहिए। तो आपकी यानी कि अगर उसने टैक्स इनवॉइस गलत एंटर कर दिया, मान लो GST नंबर किसी और का लिख दिया, तो भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी कि अब जो GST की जान है वो GST की जान है रिटर्न फाइलिंग। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, पोर्टल पे जाके डेमो देख के आप अगर रिटर्न फाइल करोगे ना, बिल्कुल गलत होगा। और आप अपने खुद के, अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हो और अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो, आप एक ना एक दिन उनका बहुत बड़ा नुकसान ही करवा के बैठोगे। इसलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक सेक्शन की, कि वहाँ पे मतलब वैलिड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ऑन। अच्छा, तो यहाँ पे अब समझ लो गलत रिटर्न भरने की सज़ा जो है ना, बस ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपका, अब आप अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से उसको देखो तो कोई आपको 10% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, मान लो 15% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, लेकिन उसने टैक्स इनवॉइस ठीक से नहीं फिल किया, तो आपको तो 18% का नुकसान है। तो आपको बहुत देखना पड़ेगा कि जो बंदा कंप्लायंट है उसी से आप परचेज करेंगे। जिन लोगों को टैक्स की नॉलेज नहीं है उनसे बिजनेस करना आपके खुद के बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन ये है कि वैसे तो 36(4) 105% तक बोलता है हमें लेने के लिए, लेकिन अब 16 जो सेक्शन है उसके चेंज होने के बाद 36(4) अगर आप देखो तो अपने आप ही रिडंडेंट हो गया। वो 5% एक्स्ट्रा बोल रहा है, लेकिन जब लॉ में लिख दिया सेक्शन के अंदर तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो आप 100% ले पाओगे, आप 105% भी नहीं ले पाओगे क्रेडिट। तो आप उसको समझ लो कि अब 36(4) का 5% का जो बेनिफिट था वो भी आपका खत्म हो चुका है। अच्छा, इसके बाद जिस चीज़ की आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको एक्चुअल में रिसीव हुई हो, अगर गुड्स हैं या सर्विसेज है, दोनों में से कुछ भी है। तो मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने कोई गुड्स परचेज की 31 तारीख को और आपको इनवॉइस तो मिल गया, मान लीजिए इनवॉइस उन्होंने बाई पोस्ट दे दिया या उन्होंने आपको ऑनलाइन दे दिया, डिजिटल इनवॉइस दे दिया आपको साइन करके, ई इनवॉइसिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन गुड्स क्योंकि ट्रांजिट में थी तो आपको मिली वो 2 अप्रैल को। तो ध्यान रखना, आप मार्च के महीने में उन गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम करेंगे। जब आपको वो गुड्स मिल जाएंगी अगले महीने में, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तब क्लेम करेंगे, क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। आपके पास टैक्स इनवॉइस है, मान लो उसने वो रिटर्न में चढ़ा भी दिया, लेकिन आपको एक्चुअल रिसीट नहीं हुआ है। जब तक आपको एक्चुअल रिसीव नहीं होंगी सर्विसेज भी और गुड्स भी, तब तक भी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या देखनी है? नेक्स्ट कंडीशन ये भी देखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी इंडस्ट्री है उस पर जो टैक्स रेट स्पेसिफाई कर रखी है गवर्नमेंट ने, वहाँ पे खुद ही लिख रखा है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स, तो रेस्टोरेंट्स को 5% पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने साफ साफ खुद ही लिख रखा है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, तो तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, चाहे सारी कंडीशन फुलफिल हो या ना हो। देन सेक्शन 17(5) की एक बहुत लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट के हिसाब से जिन जिन चीज़ों को वहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे मोटर व्हीकल को मेंशन किया गया है, यानी कि आप कार परचेज करते हो तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आप कोई फूड आर्टिकल, खाने पीने का सामान परचेज करते हो तो उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर रेंट कैब सर्विसेज लेते हो तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने कोई चीज़ पर्सनल यूज़ में ले ली तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। आपने कोई कंस्ट्रक्शन की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसके लिए आपने जितनी भी परचेजेस की हैं उनमें से किसी का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आपने कंपोजिशन डीलर से कुछ परचेज किया, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। वैसे भी कंपोजिशन डीलर कुछ चार्ज भी नहीं करता है, लेकिन उस पर 1% टैक्स होता है जो अपने पास से देता है, लेकिन उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप ये कहोगे भाई टैक्स तो पे हुआ ही, अल्टीमेटली उसने कवर तो मुझसे ही किया है, भले एडिशनली चार्ज नहीं किया इनवॉइस पे, तो इन सारी चीज़ों का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिलता। तो ये सब नोट करने के बाद, ये सब चेक करने के बाद ही आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ परचेज की जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई आपके रजिस्ट्रेशन के स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल होटल, आपने कोई होटल की सर्विसेज ली है तो होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई होटल की लोकेशन होता है, तो आप दूसरे स्टेट में गए, वहाँ पे अपनी होटल सर्विसेज ली, तो आपका उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो GST की जान है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब उस पर इतनी सारी कंडीशन आपको चेक करनी है। और इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि अब आपका GST में से ऑडिट तो चला गया, लेकिन अब आपको हर महीने ऑडिट करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि एंड की डेट आई तो गलत सलत कुछ भी अनसंड इनपुट डाल के और मैंने उठा के बस रिटर्न फाइल कर दी कि अच्छा चलो ठीक है फाइल तो हो गई, बाद में देखेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो रिटर्न को कोई भी अमेंडमेंट या एडिट करने की जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट आपसे एक तरीके से छीन रही है। आपको अपनी रिटर्न बिल्कुल ठीक ही फाइल करनी पड़ेगी
और इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने ज़्यादा ले लिया तो होगा क्या, ज़्यादा अगर आपने ले लिया तो विद इंटरेस्ट आपको वो वापस करना पड़ेगा। अब या तो आप जब खुद आपको समझ में आ जाए आप खुद करेंगे, अदरवाइज जो ऑफिसर्स हैं वो उसको कर सकते हैं। साथ में हो सकता है कि फ्यूचर में जो पोर्टल है उसको भी अपग्रेड कर दिया जाए और आपकी जितना 2B के अंदर कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है उसके अलावा आपको एक्सेस वो लेने ना दें। लेकिन इसकी कंडीशन कम है क्योंकि कुछ और भी उसके अंदर सिनेरियो बन सकते हैं जिसको पोर्टल टेक केयर नहीं कर पाएगा। तो ये थे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। और मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगी कि भले ही जीएसटी का ऑडिट चला गया लेकिन अब आपको हर महीने ऑडिट करना है, हर महीने रिकन्सिलेशन करना है। आपको रिटर्न नहीं, अब मैं बोलूँगी रिटर्न फाइलिंग इज एन ऑडिट इन इटसेल्फ। अगर आपको सही से रिटर्न फाइल करनी है तो हर महीने आप अपना सेल्फ ऑडिट करने के बाद ही ठीक से रिटर्न फाइल कर पाओगे, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप गलत फाइल करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वी ऑल अंडरस्टैंड, हम सब लोगों को पता है। सबसे पहले मेरे रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपने अगर इनपुट टैक्स खुद ज़्यादा ले लिया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आपने अगर सप्लाई ज़्यादा दिखाई और फिर 3B के अंदर टैक्स पे कम किया तो आपसे वो डिमांड भी किया जा सकता है कि आप इसको पे करो, यू विल बी फोर्स टू पे दैट अमाउंट अगर आप GST 1 के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी किया जा सकता है जो कि बाद में कैंसिल भी हो सकता है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आई विल अगेन से कि भैया अब आप लोग सिर्फ डेमो देख के एंड आई विल से कि बस ये नहीं कि पोर्टल पे जाके कुछ भी अमाउंट फीड करके मतलब रिटर्न सबमिट कैसे करनी है, फाइल कैसे करनी है, अब वो टास्क नहीं रही है। अब आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज के उसके अंदर क्या अमाउंट आनी चाहिए और बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट हेड के अंदर एक एक अमाउंट फीड होगी तभी आप सही से रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज हर गलती की कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज है जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल रह सकती है। इन्हीं अपडेट्स के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST को ज्वाइन कर सकते हैं।